बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था कि आज हमारा नया जीवन हमें मिला है, तो हम ये आज भी कहते हैं कि हमें बाबा साहब ने नया जीवन दिया है। हमारे जो नेतागण हैं और कोई भी संस्था के रहे, हमारे धार्मिक संस्था के रहे या हमारे पॉलिटिकल संस्था के रहे, कोई भी संस्था के रहे या समता सैनिक दल के रहे, ये नेता हमारे जब तक इकट्ठा नहीं होते तब तक हमारा संगठन बढ़ेगा नहीं। हमारे देश में मनुस्मृति वर्सेस भारतीय राज्य घटना ये संघर्ष है। जो बाबा साहब के जाने के दरमियान ही जो प्रतिक्रांति उजागर हुई धम्म क्रांति के बाद, आज वो प्रतिक्रांति इतनी उजागर हो चुकी है कि इस देश में बाबा साहब के दिए हुए तमाम मानवतावादी अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। धम्म क्रांति होने के बाद में बाबा साहब ने कुछ रूल रेगुलेशन एंड आपको कैसा बर्ताव करना है, क्या सीखना है, ये रूल बाबा साहब को बताना था। तो 22 प्रतिज्ञाएं में बाबा साहब को आपको हिंदू धर्म से हमारी बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी अलग है ये बताना था। अभी ये करने के लिए हर इंसान ने अपना स्वार्थ छोड़ के काम को लगना चाहिए। कामठी का ये संत कबीर वाचनालय है और इस समय क्रांतिकारी संत कबीर वाचनालय में एक विशिष्ट कार्यक्रम भी चल रहा है। दरअसल ये कार्यक्रम यहाँ जो हो रहा है उसी सिलसिले में इस समय पूज्य भदंत नाग दीपांकर जी यहाँ पहुँचे हैं और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश खोबरागड़े भी पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब का परिचय ये है कि वे एक ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने राजा भाऊ पर पीएचडी की है। अब राजा भाऊ ये अलग से बताने वाली बात तो है नहीं, लेकिन इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आंदोलन का ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है और आंदोलन को समझने के लिए जिन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए उसे ये समझने का प्रयास भी होता है। तो आज धम्म क्रांति के ये जो 68 साल पूरे हो चुके हैं, इन 68 सालों का एक छोटा सा मूल्यांकन हम प्रोफेसर साहब से समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब, 68 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में दीक्षा दी तो बाबा साहब कहते थे कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि धम्म क्रांति ये नया जन्म है? बाबा साहब ने बहुत सही बात कही थी कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, क्योंकि हम जिस अवस्था में जी रहे थे हजारों सालों से, ये हमारी अवस्था मनुष्य को जिस अवस्था में रहना चाहिए ऐसी अवस्था नहीं थी। हम नरक तुल्य जीवन जी रहे थे, नरक समान हमारा जीवन था। सामाजिक हमारा जीवन रहा, धार्मिक या शैक्षणिक या कोई भी राजकीय वगैरह, हमको तो जीवन ही नहीं था। हम मनुष्य थे, हमें 2 आँखें थी, हाथ थे, पैर थे, हम दिखते थे मनुष्य समान, लेकिन मनुष्य समान हमारा जो आदमी जिस तरह से जीना चाहिए उस तरह से आदमी हम नहीं थे। इसका कारण ये था कि जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था ने हमें गांव के बाहर रखा। हजारों सालों से जो गुलामी चल रही थी, ये गुलामी से बाबा साहब ने हमें मुक्त किया 1956 को। और जब हम उस गुलामी से मुक्त हुए तब से हम देख रहे हैं कि हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमारा जो धार्मिक जीवन है, ये पूरा बदल गया। शैक्षणिक जीवन है, क्या जीवन है, पूरा बदल गया। क्या इस बदलाव का कोई वर्णन आप कर पाएंगे? बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था कि आज हमारा नया जीवन हमें मिला है, तो हम ये आज भी कहते हैं कि हमें बाबा साहब ने नया जीवन दिया है जी। और जिस तरह से बाबा साहब का विचार जनमानस में पहुंचाना चाहिए, उस तरह से आज ये जो गति है, एक गति में कुछ बाधाएं आ रही है। क्या बाधाएं देखते हैं आप? जैसे कि हमारा जो धार्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन में बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करने के बाद भी पाना राजभोज साहब ने
एक अपनी अलग संस्था निर्माण की थी। बाबा साहब के ज़माने से ये जो विभक्तिकरण हो रहा है, हमारी धार्मिक संस्था है या सामाजिक संस्था या राजकीय संस्था है, समता सैनिक दल है, कोई भी संस्था हमारी अभी धार्मिक संस्था में तो 4-5 संस्थाएं काम कर रही है। तो हम किस तरह से बाबा साहब का जो विचार है, ये विचार किस तरह से पहुंचाएंगे और किस तरह से हम अपने इसमें सुधार लाएंगे। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या करने की ज़रूरत है? हमारे जो नेतागण हैं और कोई भी संस्था के रहे, हमारे धार्मिक संस्था के रहे या हमारे पॉलिटिकल संस्था के रहे, कोई भी संस्था के रहे या समता सैनिक दल के रहे, ये नेता हमारे जब तक इकट्ठा नहीं होते तब तक हमारा संगठन बढ़ेगा नहीं। और जब तक ये हमारे नेता कोई भी संस्था से जुड़े हुए ये जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाबा साहेब की एक सोच भी रही है कि एक बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण किया जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्डिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बनाया जाए। क्या इन चीज़ों पर काम होने की ज़रूरत है, आप महसूस करते हैं? बहुत सही बात कह रहे हैं आप कि बाबा साहब की ये जो सोच थी, बहुत दूरदृष्टि थी बाबा साहब की। बाबा साहब को ये भी लगता था कि हमारा समाज 1956 के बाद जो बुद्धिस्ट होना चाहिए, ये होने में कुछ दिक्कतें आ सकती है, इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी हमको। आज हम 22 प्रतिज्ञा का जिस तरह से उल्लंघन होते जा रहा है समाज में, हमारे लोग अभी गणपति की आरती में खड़े रहते हैं। तो हमारे क्या आप इसको ट्रेनिंग नहीं होने का परिणाम मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए पहल कौन करेगा, आपको क्या लगता है? आप प्रोफेसर है, मैं देख रहा हूँ कि आप साहब जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो चुके हैं। आप साहब जो हैं पूरे जीवन भर कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। यहाँ एक एक कार्यकर्ता बैठा हुआ है और इस वाचनालय में इतने छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी जिम्मेदारी हो सकती है ये? हमारी सबकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी लेना हमारा दायित्व है, हमारा उत्तरदायित्व है। लेकिन होता क्या है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो 68 साल का वक्त बीत चुका है अब बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति को, तो क्या इस वक्त ये संकल्प लेने का सही वक्त हो सकता है? बिल्कुल सही वक्त है। और जिस तरह से पॉलिटिकल हम देखते हैं फिलहाल हमारे देश में, तो संविधान के तरफ जिस तरह से ये आगे कुछ कर रहे हैं हमारे विरोधी लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, हमारे देश में मनुस्मृति वर्सेस भारतीय राज्य घटना, ये संघर्ष है और ये संघर्ष बहुत आगे भी जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो संविधान है इसको बचाने के लिए हमें पूरे लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए। और जो ये प्रस्थापित लोग हैं जो मनुस्मृति को लाना चाह रहे हैं, ये मनुस्मृति को जिस तरह से लाने की इनकी कोशिश ये है, ये इनको अभी सिखाने के लिए हमें आगे कुछ करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग प्रोफेसर साहब को एक कार्यक्रम में उनके स्पीच से रोककर उनसे ये बातचीत किए हैं और दलित पैंथर मास मूवमेंट, सम्यक क्रांति और फुले अंबेडकर विचारधारा, ये अलग अलग नामों के साथ राजा भाऊ ढाले का जो आंदोलन जो पैंथर से शुरू हुआ था, वो आंदोलन जो आगे बढ़ा, वो उस आंदोलन के साथ एक निष्ठ होकर जिस कार्यकर्ता ने अपने पूरे जीवन को दिया, वो कार्यकर्ता इस समय कामठी के इस क्रांतिकारी संत कबीर वाचनालय में है। नामदेव जी पकिड्डे, नामदेव जी से ये बातचीत करेंगे। 68 साल का ये धम्म क्रांति के मूल्यांकन का वक्त है। 68 साल बीत चुके हैं साहब। आपने आपके बचपन से लेकर आपकी युवावस्था और युवावस्था के बाद अब ये वृद्धत्व काल, इन सब में आप एक सक्रिय रूप से अम्बेडकरवादी आंदोलन का हिस्सा रहे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस 68 सालों को आपने कैसे देखा? इस 68 साल के कार्यकालामध्ये मी नामदेवराव पकिड्डे संत कबीर वाचनालयाचा सचिव आहे आणि फुले आंबेडकर विचारधारा ह्या संघटनेचा पण मी सचिव आहे। आणि खरं म्हटलं तर मी राजाभाऊ ढाले यांचे पॅन्थरच्या काळापासून तर मी त्याचा सक्रिय कार्यकर्ता होतो। आणि राजाभाऊच्या नेहमी बौद्ध धर्मावर गाढे अभ्यासक होते बौद्ध धर्माचे।
मला वाटतं भारतामध्ये पहिली धम्म परिषद ज्या संघटनेने घेतली ती राजाभाऊ ढाले होते. राजाभाऊ ढाले आणि डॉक्टर भद्रनंदन कौशल यांच्या इतका जवळचा संबंध होता की यांची खूपच म्हणजे एक मैत्रीपूर्ण भावना होती धम्माच्या बाबतीमध्ये. कारण वैचारिक बैठकीमध्ये हे दोघे एका जागी बसायचे आणि विचारविमर्श करायचे. तर आम्ही ह्या चळवळीमध्ये आम्ही जेव्हा बघितलं तर आता अलीकडे जे निराशेचे वातावरण समाजामध्ये पसरत चाललं आहे, मला नाही वाटत ते आपल्यामध्ये काही निराशा आहे. काय आशा आहे आजही आपली जी चळवळी जी 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 आशा आहे ती आशा काय आहे? हां, ती आशा अशी आहे की ज्या युवकांनी पॅन्थरच्या काळापासून तर फुले आंबेडकर विचारधारेच्या ह्या 70-75 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या लोकांनी संपूर्ण चळवळ लढली आहे आणि त्या चळवळीमध्ये जे काही निष्पन्न झालं त्यामुळे धम्माकडे लोक वळलेत, धर्मांतरे झालेत, ओबीसी जातीचे लोक धर्मांतराकडे वळायला लागले. हां, आणि अशा प्रकारे ही धम्मक्रांती पण पुढे गेली. अनेक मोठमोठाले विहार बांधलेत, शैक्षणिक आपली पातळी उंच झाली, आपण अधिकाराकडे अनेक लढ्या लढल्या आहेत, परंतु ओबीसी समाज आपल्या सोबत आला नाही. तुम्हाला काय वाटतं आज काय करायची गरज आहे? हां, त्याकरताच आता ओबीसी समाजाला त्यांच्यावर आता अन्याय होत आहे असं त्यांना वाटते आणि म्हणून आता ते आंदोलन करतायत. आपण गप्पा बसलो थोड्या काळाकरता. पण हा बौद्ध समाज शांत बसला याचा अर्थ असा नाही एकदा समुद्र शांत झाला तर हे वादळ उठणार आहे, ही याच्यात संकेत यायच्या. आणि म्हणून आपला समाज झोपलेला नाही हे लक्षात ठेवलं पाहिजे लोकांनी. आपण शांत कशा करता की ओबीसी वर्ग काय करतो आहे, का लढत येत नाही, का ते ह्या समजत नाही की धर्मामुळे यांच्या सगळे अशी अवनती झाली. जे आम्हाला कळलं इतक्या वर्ष अगोदर त्यांना काय कळलं नाही. नुसतं ते लोक अरे हे लोक शिक्षणामध्ये पुढे गेले, त्यांच्या झोपड्या होतात, त्यांचे बंगले झाले, ते कारावर फिरतात, ते गाड्यावर फिरतात, अशा प्रकारची भावना. पण ते कशामुळे आमची प्रगती झाली, आम्ही जे नाकारलं म्हणून आमची प्रगती झाली हे त्यांना कळायला पाहिजे. आणि आता हळूहळू ती प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. ते पण रस्त्यावर उतरत आहेत, त्यांना पण झळ पोहोचेल, त्यांना आपले शत्रू आणि मित्र कळतील, तेव्हा ही सगळी क्रांती घडून पण येईल आज असं मला काय केलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतंय? आज काय केलं पाहिजे, आपण आता जी चळवळ आपण उभारलेली आहे बौद्ध धम्माचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा गाभा आहे. इथूनच आपली सगळी प्रगती होणार आहे. कारण व्यवस्थितला आपण टाळून आपण बौद्ध धर्मामध्ये आलो. बौद्ध धर्मामध्ये आल्यानंतर आपली प्रगती झाली. आणि आता हे जर संघटन म्हटलं तर हे आता अंतर्विरोध राहणारच आहेत. ये जो बात हम कर रहे हैं ये बातचीत नामदेव जी से हो रही है. थोड़ा सा भाषा की मर्यादा है, वे मराठी जानते हैं, हिंदी में उतनी फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन उनके कहने का लबुलबाब जो है वो ये है कि उनका ये कहना है कि ये समुद्र शांत है इसका मतलब तूफान थमा नहीं है, ये आने वाले तूफान का संकेत है. दूसरी बात वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये जो कुछ इस समय दिखाई दे रहा है ये अब से पहले भी जिन लोगों ने इस आंदोलन को अपने साथ लिया और इस आंदोलन की जो ध्वजा है अपने कांधे पर रखी और इस ध्वजा को लेकर जो आगे बढ़े तो उसके साथ ये आंदोलन आगे बढ़ा. आंदोलन होता है तो उसमें कई उतार होते हैं, कई चढ़ाव होते हैं. आज शायद लोग ऐसा देख रहे होंगे कि इसमें कहीं कोई उतार दिखता होगा, लेकिन इसमें चढ़ाव आएगा ज़रूर और ये आंदोलन अपनी मजबूती की ओर जाएगा. ये भी कह रहे हैं ये वरिष्ठ कार्यकर्ता आज इस उम्र में भी उतनी ही ताकत के साथ आंदोलन का हिस्सा है. वे कहते हैं कि मैं निराश नहीं हूँ, वे कहते हैं कि मैं बहुत आशावादी हूँ और मेरी आशा ये है कि धम्म, बाबा साहेब कहते हैं कि धम्म जो होता है वो उन लोगों में जो अभावग्रस्त होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनमें जीवन के प्रति आशा उत्पन्न करता है. और ये जो बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को किए धम्म क्रांति, इस धम्म क्रांति ने नामदेव जी के जीवन में भी इतनी ही आशाएं भर दी है. ये बातचीत इस समय क्रांतिकारी संत कबीर वाचनालय के इस सभा कक्ष से चल रही है. आपको यहाँ हमने जोड़े रखा है धम्म क्रांति के 68 सालों के इस छोटे से मूल्यांकन के साथ.
सारा जीवन जिन्होंने पुलिस महकमे में गुजारा, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद क्रांतिकारी संत कबीर वाचनालय के व्यवस्थापन को देखते हैं। हम एक ऐसे अनुशासित व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अनुशासित व्यक्ति धम्म के अनुशासन को भी जानता है और आंदोलन के अनुशासन को भी जानता है। 68 सालों का एक छोटा सा मूल्यांकन उनके द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं प्रदीप फुलझेले, संत कबीर वाचनालय के अध्यक्ष तथा ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर बुद्धिस्ट लॉ के राष्ट्रीय सहसचिव और समाज क्रांति आघाड़ी के राज्य महासचिव। मैं जब पुलिस खाते में आने के पहले समाज का ही एक अंग था। जब पुलिस डिपार्टमेंट में 40 साल नौकरी करने के बाद में ऐसे बहुत सारे अनुभव आए, समाज प्रति कि वह अस्पृश्यता प्रति, आदमी से द्वेष प्रति। जब मैं रिटायर, उस वक्त मुझे ऐसे करने की या कोई संगठन में जाने की बहुत इच्छाएं थी, परंतु पुलिस का जो मैनुअल मेरे को बांध के रखा था, इसलिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन मेरे में वो जिद्द थी और मैं रिटायरमेंट होने के बाद में अभी 7 साल हो गए। 7 साल से मैं ये सामाजिक काम में आया हूँ। तब से जब भी ये समाज अभी बताए इन्होंने कि बाबा साहब ने धम्म क्रांति 1956 में दी। धम्म क्रांति होने के बाद में बाबा साहब ने कुछ रूल रेगुलेशन एंड आपको कैसा बर्ताव करना है, क्या सीखना है, ये रूल बाबा साहब को बताना था। परंतु बाबा साहब जल्दी चले जाने से वो जो आगे कैसा काम करना है, बौद्ध धर्म में क्या प्रतिक्रिया होना है, बौद्ध धर्म का भंते जी कैसा चाहिए, बौद्ध धर्म का सर्वसामान्य नागरिक कैसा चाहिए, बौद्ध धर्म का उपासक कैसा चाहिए, ये जो रूल है बताना, रूल यानी नियम बोलिए, ये जो रूल और नियम बता नहीं सके बाबा साहब। और बाबा साहब चले जाने के बाद में जिन जो अभ्यासक लोग थे उन्होंने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। परंतु मेरे अनुभव में, मेरे ख्याल में ऐसा मुझे लग रहा है कि बाबा साहब ने जैसे 24 प्रतिज्ञा जो दी है, तो बाबा साहब को जैसा ही ये 24 प्रतिज्ञा का मेन उद्देश्य था कि इसमें कायदेशीर 22 प्रतिज्ञा है। तो 22 प्रतिज्ञाएं में बाबा साहब को आपको हिंदू धर्म से हमारी बौद्ध धर्म की आइडियोलॉजी अलग है ये बताना था। किसको? सरकार को बताना था, जो कायदेशीर लोग हैं उनको बताना था। और ये रूल बताने से उनको हमारी आइडियोलॉजी अलग है। जैसे कि हिंदू के कायदे है, मुस्लिम का कायदा है, क्रिश्चियनों का कायदा, वैसा ही हमारे देश में हमारा अस्तित्व का, बौद्धों का कायदा स्वतंत्र होना चाहिए। ये बाबा साहब का मूल उद्देश्य था। पर वो मूल उद्देश्य जब भी बाबा साहब जाने के बाद में सामने आया ही नहीं। और कुछ समझाने किए कोशिश, परंतु वो एक तो जनमत नहीं था, या तो जनमत था तो कायदे का साथ नहीं थी। इस कारण से वो भी धम्म क्रांति थोड़ी पीछे आ गई है। फिर भी कभी ना कभी ये बाबा साहब के जो विचार है और बुद्ध के जो विचार है ये समाज में आने वाले हैं। जैसे कि अभी हमारे पकिट जी बोले हैं कि ये चिंगारी कभी भी अंगारा बन सकती है, तो ये कभी ना कभी होगा। और इसके आज जो जी है, और इसमें मुख्य एक बात है कि जो भी हमारे कार्यकर्ता है, जो भी हमारे लीडर्स है, ये आपको एक बताना नहीं चाहिए, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आदमी स्वार्थी है वो आदमी एजुकेशन लेने के बाद में संघर्ष नहीं करता है, और संघर्ष राइट नहीं करता है करके वो संगठित नहीं रहता है। ये बाबा साहब ने 1924 में जब बहिष्कृत हितकारी सभा तैयार की, उसमें बाबा साहब ने कहा पहले एजुकेट म्हणजे शिक्षण, एज्युकेशन नाही, एज्युकेट बोला आहे। एज्युकेट का मतलब होता छोट्या लहानापासून मोठं होत पण शिकत राहायचं। आज मी आम्ही एक गोष्ट शिकलो, आजच्या तुम्ही मगाशी आल्याबरोबर आम्ही शिकलो, असं माणसाला शिकत राहायचं। आज आपको क्या लगता है कि 68 साल बीत गए हैं, बाबा साहेब तो नहीं है, तो इन 68 सालों के बाद आज अगर धम्म क्रांति की ओर हम देखते हैं तो आज वो क्या चीज़ें हैं जिनको करना ही चाहिए, ये करने की ज़रूरत है, ये हमारे संकल्प का हिस्सा हो? अभी ये करने के लिए हर इंसान ने अपना स्वार्थ छोड़ के काम को लगना चाहिए। स्वार्थ नहीं चाहिए, जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम नहीं हो सकता। तो जिन जो
हाथ में जिनके हाथ में धुरा है या बड़े बड़े जो माने जाते हैं उन्होंने कम से कम स्वार्थ छोड़ के काम करना चाहिए। और जिनको जिस संगठन का या जिस इसका काम किया है उन्होंने उस प्रकार से काम करना चाहिए। वो सभी तरफ से काम करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। एक आदमी एक या लाइफ में 2 या 3 ही काम कर सकते। तो हमारे समाज में ऐसे लोगों को निर्माण करना है। ये निर्माण करने के बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध महासभा के, आज भारतीय बौद्ध महासभा के हर गाँव में संगठन है, पर उनको जागरूक करने के लिए कोई नहीं, कि जिनको रास्ता दिखाने के लिए कोई है। मैं गए बार एक मीटिंग में बोला था कि हर गांव में जाके अपने को विजिट देना, वहाँ लोगों को जोड़ना है। और वो लोगों को जोड़ते समय तुम कितने स्वार्थी हो, निस्वार्थी हो, ये उनको समझने को, तब लोग आपके पीछे आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ये जो संगठन है, इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चित करना होगा। फुलझिली साहब से जब ये बातचीत कर रहे हैं, वो बिल्कुल बड़ा एक सुनियोजित प्लान सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि हर कोई आदमी सब काम नहीं कर पाएगा, एक एक आदमी ने अपना अपना सेक्ट डिसाइड कर लेना चाहिए। कोई एक विशिष्ट क्षेत्र पर काम करे, कोई दूसरे क्षेत्र पर काम करे, कोई तीसरे क्षेत्र पर काम करे। जैसे यहाँ कोई वाचनालय पर काम कर रहा है, कोई प्रशिक्षण पर काम करेगा, कोई धम्म पर काम करेगा। और इस तरह से काम का अगर विभाजन करके उसको अगर सुनियोजित तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से सफलताएं आ सकती है। हम इस समय 68 साल का धम्म क्रांति का एक छोटा सा मूल्यांकन आपके पास पहुँचा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि भदंत नाग दीपांकर जी यहाँ हैं, भंते जी बंदामी। भंते जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 68 साल का ये वक्त है जो धम्म क्रांति को बीत चुका है। इस 68 सालों में वो अब जो चीज़ें तो हो चुकी हैं, जो जितनी करते बनी वो सब हो चुकी हैं, लेकिन अब 68 साल के बाद अब किन चीज़ों को करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि इस धम्म क्रांति को और भी मजबूती से लोगों के पास ले जाया जा सके? विश्वभूषण बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 68 साल पहले इस देश का संविधान देने के बाद कुछ भी किया जाए, मगर इस देश की चमत्कार, दैवी शक्ति और अज्ञानता और अवडंबर जातीयता नष्ट हो नहीं सकती। इसलिए तथागत बुद्ध का मानवता का, विश्व बंधुत्व का, समता, न्याय और स्वतंत्रता का जो धम्म है वो हमें दिया। 68 साल पहले बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म सही मायने में एक बाबा साहब के जीवन काल में समग्र जो आंदोलन या समग्र बदलाव करने के प्रयासों में से एक अभिन्न ऐसा बदलाव था। मगर उस बदलाव को अपने आप में ढालने के दृष्टिकोण से जो समाज व्यवस्था को इस धम्म क्रांति के प्रवाह में लाया गया, उन लोगों ने परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ भाईचारे का, समानता का, न्याय और अधिकार का और सांघिकता का जो विचार है, उसे हम अपनाने में आज भी कमज़ोर है। और इसी कारण बाबा साहब के हयात में, जो बाबा साहब के जाने के दरमियान ही जो प्रतिक्रांति उजागर हुई धम्म क्रांति के बाद, आज वो प्रतिक्रांति इतनी उजागर हो चुकी है कि इस देश में बाबा साहब के दिए हुए तमाम मानवतावादी अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और इस वक्त आप क्या महसूस करते हैं कि क्या चीज़ करने की ज़रूरत है? वो कौन सा कार्य है जिसको हाथ में लेना चाहिए? मैं तो चाहूँगा कि बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद भारत में अनागायक धम्मपाल जी ने जो भिक्षु संघ, बौद्ध साहित्य और तमाम देश में जो बुद्ध के अवशेष है, जो चैत्य है, उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद में हम लोगों ने जो दैनंदिन जीवन में पारिवारिक दृष्टिकोण से सांघिक तौर पे धम्म पालन करने का, बड़ों का सम्मान करने का और वैचारिक आदान प्रदान से एक दूसरे के मन जोड़ने का जो प्रयास करना चाहिए, वो प्रयास हम करने में असमर्थ है। जो अवडंबर है, अनिष्ट प्रथाएं है या जो कुछ अज्ञानता है, अंधकार है, या जिन बातों को त्यागने के लिए
बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा रूपी एक साबुन दिया था जिसको मन को बदलाने के लिए। वो 22 प्रतिज्ञा रूपी जो साबुन है उसे ही हमने कुचलने का प्रयास किया या अपने पैरों तक कमज़ोर करने का प्रयास किया। और इसी का एक परिपाक है कि आज हम वर्तमान में जो देखते हैं कि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे हो या फिर सर्वसामान्य लोग हो, आज भी कई अनिष्ट कुप्रथाओं में बंदिस्त है। तो इस बंदिस्त वातावरण से निकलने के लिए समाज ने अभी समाज को निर्माण करना, अच्छा समाज निर्माण करने के लिए, आदर्श समाज निर्माण करने के लिए या प्रबुद्ध भारत के निर्माण के लिए हमें अभी प्रबुद्ध आदर्श और संस्कारक्षम परिवार की नींव रखनी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है? नहीं, हम तो आज हमारे पास में हजारों संस्थाएं हैं जो धम्म के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम करते हैं, मगर वो जो लोग जागरूक हैं उन्हीं लोगों में हम ज़्यादातर काम करते हुए नजर आते हैं। जिस प्रकार से मिशनरी टाइप गांव कस्बे में जाकर लोगों के, सामान्य लोगों में बैठकर उनके मन की जो शंकाएं हैं या गैरसमझ है या जो कुछ उनके समस्याएं हैं उनको देखते हुए उनके मानसिक विकास के लिए हमने जो हजारों संस्थाएं आज हमारे पास है, हमने सामूहिक तौर पे अलग अलग संस्था ने आपस में यानी भेदभाव न करते हुए, आपस में अंतर कलह निर्माण न करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में जाके एक एक क्षेत्र बांटकर हम काम करने का प्रयास करते हैं। फिर भिक्षु संघ हो या फिर धार्मिक संस्थाएं हो, इन्होंने गांव कस्बे में जाकर सांघिक तौर पे लोगों के विकास के लिए, लोगों को आदर्श और संस्कारक्षम और निर्व्यसनी समाज निर्माण करने के लिए और संगठित समाज यानी संगठित परिवार निर्माण करना अत्यंत जरूरी, क्योंकि परिवार संगठित नहीं हो पा रहा, इसलिए समाज व्यवस्था पर अनेक प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं। और इसलिए परिवार की जो समस्या है उसे मजबूती के साथ, एक सूत्रता के साथ, भाईचारे के साथ उलझाने का, उसको सुलझाने का और उसको मजबूती और सुलझा कर उसमें एक नया आयाम खड़ा करने का प्रयास हम सभी मिलकर करते हैं। तो सही मायने में जो आने वाले समय में जो धम्म क्रांति के रास्ते में जो कठिनाइयाँ है वो हम हटा सकते हैं। हम ये बात कर रहे थे भदंत नाग दीपांकर के साथ। बड़ा स्पष्ट मानना है भंते जी का कि जो काम इस वक्त जिन लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, जाने समझे हैं, उन लोगों के बीच करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि उन लोगों के पास पहुंचा जाए जहां ये प्रकाश, धम्म क्रांति का प्रकाश अभी पहुंचा नहीं है। लेकिन इसके लिए उनका ये कहना भी है कि बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं, लेकिन सांघिक रूप में ये प्रयास होने चाहिए तो सफलता सामने आएगी। 68 साल का एक छोटा सा मूल्यांकन धम्म क्रांति का इस समय आप देख रहे हैं। ये कामटी का, नागपुर जिले की कामटी, जहां से जय भीम का उद्घोष हुआ बाबू हरदास एलन के मुख से, उसी कामटी से संत कबीर वाचनालय की इस बड़े सभागृह से ये बात आप तक पहुंच रही है।